चलो भाई शुरू करते हैं। जिसमें कनेक्ट होने थे बच्चे वो कनेक्ट हो गए हैं, बाकी कोई आता है तो देख लेंगे। आवाज आ रही है? हेलो, ठीक है। तो वैसे तो ये डाउट क्लास है, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता सकता है, नहीं तो फिर हम आगे करते हैं और फिर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है, बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई टॉपिक समझ नहीं आया है, कुछ दोबारा करवाना हो, अभी तक जो हुआ है उसमें कोई दिक्कत आई हो, कोई न्यूमेरिकल नहीं आया हो, वो क्या बोलते हैं, मैंने 6-7 न्यूमेरिकल आपको कल परसों भेजे थे। ठीक है, उसमें था कि भाई किसी को कोई न्यूमेरिकल अगर नहीं आए तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे बता देगा। वैसे तो किसी ने बताया नहीं कोई दिक्कत आई है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं, फिर हम ऐसा करते हैं। या कोई बता रहा है कोई दिक्कत है तो अभी 6th क्वेश्चन लास्ट वाला, या 5th या 6th, गुड़िया क्या कह रहे हो? 6th, ठीक है, देखता हूँ। इसमें था, ये क्वेश्चन था भाई हमारे पास, कैलकुलेट द mass of CO2 which contains the same number of molecules as are contained in 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखो भाई 40 ग्राम ऑक्सीजन में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स CO2 के पास है। ठीक है, तो आपने CO2 का मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, समझ आती बात? तो आप क्या करोगे, 40 ग्राम ऑक्सीजन के मोल कैलकुलेट कर लो, उतने ही मोल किसके हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, CO2 के हो जाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास लिखो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टू 32 ग्राम हो गया भाई। इसका मतलब क्या है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1 मोल। ये बात समझ में आती है भाई? 32 ग्राम में कितने मोल होंगे ऑक्सीजन के? 1 मोल। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल हो जाएंगे, 1/32 मोल। मास कितना दे रखा ऑक्सीजन का, 40 ग्राम। 40 ग्राम ऑफ O2 में मोल्स कैलकुलेट करोगे तो 1/32 गुणा में 40। इसको सोल्व करो भाई, कितने से कटेगा, 4 4 8 32, 4 एकम 4 0, 2 से कट गया, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 5/4 मोल आ गए। ठीक है, इसको अगर आगे सोल्व करना चाह रहे हो तो 4 एकम 4 पॉइंट 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 1.25 मोल्स आ गए हमारे पास। किसके आ गए ये ऑक्सीजन के आ गए। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2। CO2 का मास कैलकुलेट करना है आपने, तो आपने क्या देखना है भाई, आपने CO2 का मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब CO2 का मास कैलकुलेट करोगे आप तो कैसे करोगे, हमने क्या कहा, 40 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही CO2 के अंदर हैं। तो 40 ग्राम के अंदर हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, 40 ग्राम के अंदर हमने कैलकुलेट कर लिया भाई ऑक्सीजन के मोल्स। तो इतने ही मोल किसके होंगे, CO2 के होंगे। समझ में आ रही बात? इसमें यही एक मेन पॉइंट है कि नंबर ऑफ, हेलो, देखो भाई कहाँ थे, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है। मतलब दोनों गैसेस के जो मोल्स है वो बराबर है। भाई लॉजिकली क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है अगर दोनों गैसेस के बराबर हैं तो हमने एक सिंपल सा लॉ पढ़ा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ
gases have equal number of molecules। एवोगैड्रो लॉ पढ़ा था आपने। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, अगर दो गैसेस की वॉल्यूम बराबर है तो उसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या भी क्या होगी, बराबर। अगर यहां से समझ नहीं आती बात तो हम क्या कहते हैं, एक मोल के अंदर किसी भी गैस की वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 लीटर। और एक मोल के अंदर टोटल मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं किसी भी चीज के, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि अगर एक मोल है किसी गैस का तो उसकी वॉल्यूम 22.4 लीटर है और उसके अंदर मॉलिक्यूल इतने हैं, चाहे गैस कोई भी हो। ऑक्सीजन मान ली एक बार कार्बन डाइऑक्साइड मान ली। तो अगर उन गैसेस की वॉल्यूम बराबर है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और मोल अगर बराबर है तो भी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यही तो करना है। यहाँ पे क्या किया, मॉलिक्यूल्स की संख्या बराबर दे रखी, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जितना मास 40 ग्राम ऑक्सीजन का दिया है, 40 ग्राम ऑक्सीजन में जितने मोल्स होंगे उतने ही मोल्स किसके होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। तो अब आपके पास क्वेश्चन क्या बच गया, 1.25 मोल्स के अंदर आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने कैलकुलेट करना है CO2 का मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आप क्या कैलकुलेट करोगे, आप मास कैलकुलेट करोगे। कैसे करोगे, पहले मोलिकुलर मास निकालो, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ CO2। कार्बन का 12 प्लस 16 दूनी 32, ऑक्सीजन का क्या आ गया 44 ग्राम। इसका मतलब क्या है, एक मोल के अंदर कितना वेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, 44 ग्राम। भाई जो मोलिकुलर मास होता है जिसको आप ग्राम में लिखते हो वो एक मोल के बराबर होता है। तो एक मोल के अंदर 44 ग्राम, तो 1.25 मोल्स के अंदर कितना वेट आ जाएगा, 1.25 इंटू में 45। इसको सोल्व कर लेना भाई, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर कह रहे हो पूरा सोल्व करना है तो पूरा सोल्व करके देख लेते हैं। इसकी ये पॉइंट हटाओगे तो 100 लगेगा नीचे, 25 से काटो, 25, 25 125 और 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 इंटू 11 इज इक्वल टू 55 ग्राम आंसर आ गया भाई, देख लेना। समझ में आया, ठीक है। अगर किसी को और कोई दिक्कत है तो और पूछ लो भाई, 6 न्यूमेरिकल दिए थे मैंने, उनमें से अगर कोई नहीं आ रहा आपको तो वो मेरे से पूछ सकते हो यहाँ पे। अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं आगे, आसान सा टॉपिक है बिल्कुल। बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो अभी तो बता दो भाई। अरे आवाज तो ठीक आ रही है, वीडियो क्वालिटी ठीक है। हेलो, तो देखो भाई अगला टॉपिक देखो, सही है। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम केमिकल फॉर्मूला, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आपने परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट करना है केमिकल फॉर्मूला से। तो पहले तो आपको देखना है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी कंपाउंड को जब आप नाम लेते हो, आपने वाटर का नाम लिया, आपके दिमाग में तुरंत आया H2O। सल्फ्यूरिक एसिड का नाम लिया, आपके दिमाग में H2SO4। नाइट्रिक एसिड का नाम लिया, आपके दिमाग में HNO3। कार्बन डाइऑक्साइड का लिया, आपके दिमाग में CO2 एटसेट्रा। इसका मतलब क्या है, कोई भी कंपाउंड का जब आप नाम लेते हो तो उसका केमिकल फॉर्मूला आपको आता है, ठीक है। और आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है कि हाँ भाई इस चीज का ये केमिकल फॉर्मूला है। तो केमिकल फॉर्मूला एक्चुअली रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है, तो हम केमिकल फॉर्मूले को डिफाइन करते हैं पहले। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, देखो भाई, एक केमिकल फॉर्मूला एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल की। जैसे क्या है, यहाँ पे मान लो इसके अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है, इसके लास्ट एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला भी क्या रहेगा, H2 रहेगा। ये एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, समझ में आती है बात, ठीक है। तो यहां से कैसे डिफाइन कैसे करेंगे हम, देखो भाई केमिकल फॉर्मूले को डिफाइन करते हैं हम। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, एक केमिकल फॉर्मूला is a symbolic representation of one molecule of the substance
कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर जो एक मॉलिक्यूल है उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है कौन? केमिकल फॉर्मूला। और उससे हमें क्या पता चलता है? जैसे एक मॉलिक्यूल में हमने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम है, 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन के एटम है, तो 2 चीजें पता चली आपको यहां से। क्या क्या? मैं लिख रहा हूं यहां पे, विच टेल्स अस अबाउट द नंबर एंड काइंड ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। कितने टाइप के और कितने नंबर एटम्स के मौजूद हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे यहाँ पे क्या कहा, 2 टाइप है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। और कितने नंबर है? 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के। काइंड का मतलब कितने प्रकार, और नंबर मतलब कितनी संख्या। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 है। तो आपसे कोई प्रकार पूछे कितने प्रकार के एटम है इसके अंदर, तो इसमें 3 प्रकार के एटम है भाई, एक हाइड्रोजन, एक सल्फर, एक ऑक्सीजन। नंबर पूछे तो 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम है। समझ में आ रही है बात? तो केमिकल फॉर्मूला क्या है? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल की, ठीक है, और वो हमें क्या बताता है? कितने नंबर और कितने प्रकार के एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं, यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इन अलग अलग एटम्स की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे मास की टर्म में। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की मास परसेंटेज किसके बराबर होगी? मास ऑफ एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू में 100। ये फॉर्मूला रहेगा भाई हमारे पास। भाई बिल्कुल सिंपल सा है। आपके मार्क्स आते हैं, मान लो आपके 500 नंबर का पेपर हुआ और आपके नंबर आए 400, 500 में से आप अपनी परसेंटेज कैसे निकालते हो? जितने मार्क्स आपके आए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इनटू में 100। 400 बटे 500 गुणा में 400 आपके नंबर थे, 500 टोटल नंबर थे, और 100 से मल्टीप्लाई करके आप परसेंटेज निकालते हो। सेम टू सेम यहाँ पे मास परसेंटेज अगर किसी भी एलिमेंट की निकालनी है, ठीक है, जैसे वाटर है H2O, और मैंने कहा हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की अलग अलग। पहले आप हाइड्रोजन की निकालो, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर बराबर, तो मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना है यहाँ पे 2, डिवाइडेड बाय टोटल मास क्या होगा इसका? मोलिकुलर मास हो जाएगा। टोटल मास कितना है इसका? 18 होता है वाटर का। 2 हाइड्रोजन के 16 ऑक्सीजन के, 2 बटे 18 गुणा में 100। इसको सोल्व कर दो, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 11.11% आ गया भाई हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का निकालना है यहाँ पे, कैसे निकालोगे? मास ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलेगी? ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे 16, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 18 इंटू में 100। इसको सोल्व कर लो भाई, 2 8 16, 2 नीम 18, ठीक है। उसके बाद ये कितना आ गया 800 डिवाइडेड बाय 9%। इसको सोल्व कर लेना भाई, 9 8 72, 9 8 72, 88.8%। कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या किया आपने, किसी भी चीज की अगर परसेंटेज निकालनी है तो आप क्या करोगे? आप सिंपली उस चीज का मास उस एक मॉलिक्यूल में कितना है उसको टोटल मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दोगे। समझ में आती बात? हम और एग्जांपल लेते हैं, मान लो CO2 लिया और मैंने पूछा आपसे कार्बन का और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकालो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो कार्बन का मास यहाँ पे कितना है 12, ऑक्सीजन का मास कितना है यहाँ पे 32, टोटल CO2 का मोलिकुलर मास कितना है यहाँ पे 44। ये चीजें आपने पहले ही कैलकुलेट कर लेनी है, या फिर आपको पता भी होगा नॉर्मली, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो छोटे मोटे जो कंपाउंड्स हैं उनका तो मोलिकुलर मास, एटम्स का मास आपको वैसे ही याद रह जाएगा, आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो हम कैलकुलेट करते हैं मास परसेंट ऑफ कार्बन। कार्बन का करते हैं, कैसे करेंगे? क्या कहा मैंने आपको, फार्मूला क्या बताया यहाँ पे देखो, मास ऑफ एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल। जिसका आपने कैलकुलेट करना है, आपने यहाँ पे किसका कैलकुलेट करना है? अपने कार्बन का। तो इसका एक एलिमेंट के अंदर कितना, एक कंपाउंड के अंदर, इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना मास है कार्बन का 12,
बटे में क्या कहा आपसे, आपसे हमने क्या कहा, मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का मोलिकुलर मास कितना है CO2 का, 44 गुना में 100। आप ऐसे करोगे, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, ऐसे कर दिया तो अब आप इसको सोल्व कर लोगे। कितने से कटेगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये आ गया 300 डिवाइडेड बाई 11%। इसको सोल्व कर लेना। ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन CO2 इज इक्वल्स टू, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाई टोटल मास, मोलिकुलर मास कितना है 44 गुना में 100। 4 से कट जाएगा, अभी 4 8 32, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये कितना आ गया 800 डिवाइडेड बाई 11% आ गया। समझ में आती है बात कि नहीं आती? तो जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आप किसी का भी परसेंटेज कंपोजिशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ गया? ओके, उसके बाद हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर हम 2-4 न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्या क्या दे रखे हैं आपको, देखो भाई, आपको दिया है कैलकुलेट मास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट्स इन ग्लूकोज। ग्लूकोज के हर एलिमेंट का आपने मास परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो मैं सबका लिख देता हूं यहाँ पे। कार्बन का मास कितना है, यहाँ पे 12 होता है, एक कार्बन का 6 कार्बन है, यहाँ पे 12 6 72 है। हाइड्रोजन का एक मास होता है, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन का हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, कितना हो गया 16 6 96। ये अलग अलग एलिमेंट का मास हमने ले लिया, किसके अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर भाई कार्बन का मास 72 है, हाइड्रोजन का 12 है, ऑक्सीजन का 96। यहाँ तक समझ में आया आपको? उसके बाद आप क्या कैलकुलेट करोगे, उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे मोलिकुलर मास कितना है भाई, ग्लूकोज का मास कितना है, C6H12O6 का मास कितना है। तो इन सबको जोड़ना ही तो है। देखो कैसे आएगा, पूरा सोल्व कर देता हूँ। 12 इंटू 6 भाई 12, एक कार्बन का 6 कार्बन है प्लस में, 1 इंटू 12 एक हाइड्रोजन का होता है, 12 हाइड्रोजन है प्लस में, 16 होता है एक ऑक्सीजन का, 6 ऑक्सीजन है इंटू में 6। ऐसे हो गया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद इसको सोल्व करोगे तो 12 6 72 प्लस में 12 एकम 12 प्लस में 16 6 96, ये कितना हो गया 6 और 2 8 और 2 10, 1 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18, 180 आ गया भाई। ये मोलिकुलर मास आ गया किसका, ग्लूकोज का। तो अब अपने सबको अलग अलग कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो भाई हमने क्या कहा, परसेंटेज या मास परसेंटेज, बेटरली स्पीकिंग मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू, कार्बन की मास परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे हम। देखो कैसे करेंगे भाई, कार्बन का कितना है इसके अंदर 72 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 180 गुना में 100। इसको सोल्व करो, 2 5 10, 2 9 18, 9 1 9, 9 8 72, 8 5 40% आ गया कार्बन। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना है भाई 12। हाइड्रोजन का मास, एक एलिमेंट जो हाइड्रोजन है उसका मास 12 है ग्लूकोज के अंदर, डिवाइडेड बाय टोटल 180 है इंटू में 100, 1 0 से 1 0 गया, इसको 2 से काट दो, 2 6 12, 2 9 18, कितना आ गया 60 डिवाइडेड बाय 9। इसको सोल्व करो, 9 6 54 पॉइंट कितने बच गए 6, फिर से 6, 9 6 54, 6.66% आ गया भाई किसका, हाइड्रोजन का। उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना है मास, यहाँ पे ऑक्सीजन का देखो कितना है 96 है, ठीक है। और टोटल मास कितना है यहाँ पे 180 है, तो 96 डिवाइडेड बाई 180 इंटू में 100। इसको सोल्व करोगे, 1 0 से 1 0 गया, 2 5 10, 2 9 18, ठीक है।
आगे देखो 5 30, 0 3 9 5 45 और 3 48 डिवाइडेड बाय 9। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 5 45 और 3 0 9 27, 3 9 27, 53.33% आ गया। ये परसेंटेज हो गई कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज फॉर्मूला था। उसके बाद क्या है? उसके बाद भी देखते हैं भाई, आगे न्यूमेरिकल दे रखा है आपको। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट के हर किसी एलिमेंट का आपने मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? देखो भाई, मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? MgSO4। क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। और कैलकुलेट करना है सभी का, तो यहां से मैं बता देता हूं आपको। मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे, तो 16 चौक कितना हो गया? 64। अब सभी को जोड़े हुए तो किसका आ जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट का आ जाएगा। तो ऐड करो सभी को, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का यहाँ पे 64 है। इसको ऐड करो, 4 2 6 और 4 10, 7 3 10 और 2 12, 120 हो गया टोटल मैग्नीशियम सल्फेट का। ठीक है भाई, तो अब सभी का हम कैलकुलेट करते हैं। सभी का कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, मास परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 24, जो गिवन वेट है, मतलब यहाँ क्या बोलेंगे, उसका जो हिस्सा है एक एलिमेंट का, मास ऑफ वन एलिमेंट 24 डिवाइडेड बाई 120 टोटल हो गया, इनटू में 100। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे, 1 0 से 1 0 गया, 12 1 12, 12 दूनी 24, तो ये कितना आ गया? 20%। समझ में आती है बात? इसी प्रकार से आप सल्फर का कैलकुलेट करोगे, परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 120 इंटू में 100। 1 0 से 1 0 गया, 4 से कट जाएगा, 4 8 32, 4 3 12, 80 डिवाइडेड बाई 3। इसको सोल्व करो भाई, कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 3 6 18, 3 6 18, 26.66% हो जाएगा। इसी प्रकार से आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 64 डिवाइडेड बाई 120 इंटू में 100। तो इसको भी काट लो, 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6 और 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 5 दूनी 10, 5 16 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 3 5 15, 53.3% आ गया। ठीक, तो ये है हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन। अब आगे देखते हैं, आगे भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं। क्या है भाई? परसेंटेज ऑफ वाटर कैलकुलेट करनी है, और किसके अंदर? ब्लू विट्रोल के अंदर। तो पहले ब्लू विट्रोल के बारे में सुनो भाई, क्या होता है आपको 10th क्लास में नाम सुना होगा, ब्लू विट्रोल, ग्रीन विट्रोल। ब्लू विट्रोल हम कहते हैं कॉपर सल्फेट को। किसको कहते हैं? कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट का नॉर्मली फॉर्मूला हम CuSO4 पढ़ते हैं, लेकिन इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं? क्या कहा मैंने? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं? 5 होते हैं भाई। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ये कहां पढ़ा आपने? आर salts are really dry, crystalline solids are really dry करके एसिड बेस साल्ट में हमारे पास एक लास्ट में टॉपिक आता था सेकंड चैप्टर में, कि कॉपर सल्फेट के अंदर 5 H2O के मॉलिक्यूल एसोसिएटेड रहते हैं, जो कि इसके ब्लू कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और इसीलिए इसको ब्लू विट्रोल कहा गया है। नीला थोथा बोलते हैं हिंदी में इसको, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रोल। तो इसमें आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब पांचों के पांचों पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी परसेंटेज कितनी है कॉपर सल्फेट के अंदर, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले तो हम टोटल बताते हैं, टोटल कैलकुलेट करते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट। कैसे कैलकुलेट करोगे? कॉपर का होता है भाई 63.5
प्लस में सल्फर का होता है 32 प्लस में, एक ऑक्सीजन का 16, 4 का कितना हो जाएगा 64, 16 चौक 64 प्लस में 5 है टोटल वाटर के मॉलिक्यूल और एक वाटर का मॉलिक्यूल कितना होता है 18। ठीक है, तो ये क्या हो गया देखो दोबारा से लिख लो 63.5 प्लस में 32 प्लस में 64 प्लस में 18 पंजे 90। इसको सोल्व करोगे तो 0.5 तो ये आ गया, 4 2 6 6 6 और 3 9। ठीक है, उसके बाद 9 और 6 15 15 16 17 18 18 18 और 6 24 249.5 आ गया टोटल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4.5H2O का टोटल मॉलिक्यूलर वेट 249.5 आ गया है। और आपने कैलकुलेट किसका करना है, परसेंटेज केवल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज इक्वल्स टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मास कितना है, यहाँ पे 5 वाटर है क्रिस्टलाइजेशन के हमारे पास, तो एक वाटर के मॉलिक्यूल का कितना होता है 18, तो 5 का कितना हो जाएगा 90, तो ये हो गया 90 डिवाइडेड बाई 249.5 गुना में 100, ये निकलेगा भाई परसेंटेज। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहां से आप इसको सोल्व करोगे, अगर अप्रोक्सीमेट सोल्व करना है तो थोड़ी देर के लिए मान लो 249.5 को आप मान लो 250, सोल्व करने के लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। 90 डिवाइडेड बाई 250 इंटू में 100 लगभग लगभग कैलकुलेट कर जाएगा। फिर यहाँ से 1 0 से 1 0 गया और 25 से कम 25, 25 चौका 100, 9 चौक 36, 36%। इसका मतलब इसकी अगर परसेंटेज थोड़ी सी इसकी वैल्यू अगर आप कम रखते हो तो 36 से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, 36 पॉइंट समथिंग % आ जाएगा इसका। अगर एग्जैक्टली सोल्व करोगे, अप्रोक्सीमेट सोल्व करोगे तो इसको 250 लेके और अप्रोक्सीमेट सोल्व कर देना। आ गया समझ में, कर लोगे यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। Calculate the mass percentage of cation in NH4 2Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट। क्या है NH4 twice Cr2O7, ये आयन है, इसका नाम है बेटा अमोनियम डाइक्रोमेट। तो इसके अंदर आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ कैटायन, किसकी परसेंटेज पूछी है कैटायन की, तो आपको इसमें ढूंढना है कैटायन का है। तो अमोनियम आयन क्या होती है NH4 पॉजिटिव, ये कैटायन ही तो है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कैटायन ही कहलाएगी। और जो बच गया, ये जो पोर्शन बच गया डाइक्रोमेट वाला जो पोर्शन बच गया, इसको क्या नाम दिया है डाइक्रोमेट। ठीक है, 2 क्रोमियम है इसलिए इसका नाम डाइक्रोमेट पड़ता है। ये इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ इसको कैसे डिसोसिएट करोगे आप। NH4 twice Cr2O7 जो है वो 2 NH4 पॉजिटिव आयन देता है, प्लस में Cr2O7 2 नेगेटिव चार्ज रखता है। ये इस प्रकार से डिसोसिएट होगा। और आपको कैलकुलेट सिर्फ क्या करना है, NH4 पॉजिटिव की परसेंटेज आपने कैलकुलेट करके बतानी है, इसका कितना हिस्सा है इस पूरे के पूरे कंपाउंड के अंदर। कैसे करेंगे देखो, तो पहले तो हम इस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लें। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस में 4 हाइड्रोजन है, 14 प्लस 4 हो गया, और इस पूरे के नीचे 2 लग रहा है, मतलब कि अमोनियम के 2 पोर्शन है, तो इसको यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस में। क्रोमियम का होता है 52, याद रख लेना भाई, क्रोमियम का एटॉमिक मास 52, 2 क्रोमियम है, प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है। इसको सोल्व करोगे 14 और 4 18, 18 दूनी 36 प्लस में 2 दूनी 4, 2 5 10 104 प्लस में 16 7 7 42, 2 4 7 और 4 11 112, और इसका जो टोटल किया आपने तो कितना आ गया 252। 4 2 6 6 12 सिल्पाई 1 1 2
और 3 5 और 1 और 1 2, कितना आ गया 252। अब आपने कैलकुलेट किसका करना है, केवल NH4 पॉजिटिव का। NH4 पॉजिटिव के कितने हैं, 2 हिस्से हैं, जो कि ये दिख रहा है साफ यहाँ पे। 36 जो है, 36 वाला जो पोर्शन है वो किसका, NH4 पॉजिटिव का है। तो परसेंटेज ऑफ NH4 पॉजिटिव, जो कि केवल कैटायन की निकालनी है आपने, तो 36 डिवाइडेड बाई 252 इंटू में 100। इसको सोल्व करोगे आप, ठीक है, कर देना। इसको सोल्व करना है तो चलो, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, ठीक है। फिर दोबारा कट जाएगा, 2 नीम 18, 2 छिके 12, 2 तिया 6, ठीक है। 9 एकम 9, 9 7 63, ये कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाई 7। इसको सोल्व करोगे, 7 एकम 7, 3 बच गया 0, 7 चौक 28, 2 बच गया 0, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 40.28% अप्रोक्सीमेट आ जाएगा बस। तो ये आपके पास जो था मास परसेंटेज वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। इसकी वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई और प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकता है।